ठीक है, सो यहाँ पे हम जब इंडस्ट्री डाटा यूज कर रहे हैं तो हमारे पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किस तरीके से वेरिएशन है, 25 स्टाफ मंथ से लेकर 250 स्टाफ मंथ तक हमारे पास जो है वो एस्टिमेट दे रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे होते हैं कि जो इंडस्ट्री डाटा है दैट इज़ नॉट टू मच इफेक्टिव, क्योंकि इंडस्ट्री डाटा में होता ही है कि इंडस्ट्री डाटा तब हेलो, क्या आवाज़ आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। सो इंडस्ट्री डाटा हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास ना तो प्रोजेक्ट डाटा हो ना ही हिस्टोरिकल डाटा कुछ स्टोर हो। तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, हम फिर इंडस्ट्री डाटा की तरफ जा रहे होते हैं जो कि लेस इफेक्टिव है। इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री डाटा का मतलब ये कि आपके सॉफ्टवेयर हाउस के अलावा जितने सॉफ्टवेयर हाउस हैं आप वहाँ से डाटा ले रहे हैं। तो अगेन लेना थोड़ा मुश्किल होता है और अपना डाटा आपको कोई दे भी नहीं रहा होता है जिस तरीके से। और वहाँ पे जो टूल्स और प्रैक्टिसेस यूज़ हो रहे हैं उनकी स्किल सेट, उनके रिसोर्सेज के स्किल सेट्स में तो बहुत ज़्यादा एम्बिगिटी और कन्फ्यूजन होती है हमारे पास। इसीलिए इंडस्ट्री डेटा में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ सकती है। लेकिन हम इसको तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है। तो फिर इन दैट केस जब हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है तो फिर हम इंडस्ट्री डाटा की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन फिर कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जितनी जल्दी उस इंडस्ट्री डाटा को यूज़ करें, इस अपने करंट प्रोजेक्ट का डाटा लेना शुरू करें और फिर इसको साथ साथ सेव करते जाएं ताकि ये हमारे नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हिस्टोरिकल डाटा के तौर पे यूज़ हो सके। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये हमने historical data shows an example of comparable estimate calibrated using historical data from one of my client। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पे अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल डाटा में आपके पास वेरिएशन कम है। स्केड्यूल एंड एफर्ट एस्टिमेशन है तो यहाँ पे आपके पास कहाँ से जाना है एस्टिमेट, हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 50 स्टाफ मंथ से हमारे पास 120 तक जा रहे हैं। तो हमारे पास जो स्केल है वो कम हो गया। वहाँ पे जो 25 से 250 तक जा रहे थे, यहाँ पे हमारे पास कितना है अप्रोक्सीमेटली, हम कह सकते हैं अगर एवरेज देखें तो 50 स्टाफ मेंबर्स से स्टाफ मंथ से के एफर्ट रिक्वायर्ड से लेकर हमारे पास 120 के एफर्ट तक जा रहा है। An estimate calibrated using historical productivity data, the effort estimate vary by only about कुछ परसेंटेज से वेरिएशन है, जबकि एवरेज इंडस्ट्री डाटा में बहुत ज़्यादा थी और हिस्टोरिकल डाटा में ये वेरिएशन कम होगी क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा आपकी अपने ऑर्गेनाइजेशन के ही पास्ट प्रोजेक्ट का डाटा होता है। तो उसमें आपको अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पता होते हैं, अपने प्रोसेसेस पता होते हैं, अपने रिसोर्सेज का पता होता है कि उस टाइम क्या जो है वो प्लेटफॉर्म चल रहा था, अब क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं तो आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। फाइनल टिप्स अबाउट कैलिब्रेशन: use project data rather than industry average data to calibrate your estimate whenever possible. In addition to making your estimate more accurate, अपने accurate को और ज़्यादा accuracy लाने के लिए you can use historical data जो कि आपके प्रोजेक्ट में वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करेगा। वेरिएबिलिटी मीन्स कि कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, और इस जिस करंट प्रोजेक्ट की आप एस्टिमेशन कर रहे हैं उसमें अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ एम्बिगिटी है, तो आप उसके लिए फिर हिस्टोरिकल डाटा को रेफर कर सकते हैं। If you don't currently have historical data, begin collecting it as soon as possible। और अगर आपके पास अभी क्या हिस्टोरिकल डाटा नहीं है तो कोशिश करें कि आप जितनी जल्दी इसको कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्शन करें। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज डिकम्पोजिशन एंड रिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन एंड रिकम्पोजिशन क्या कह रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट के ओवरऑल एस्टिमेट एक साथ देने के बजाय आप क्या करें, अपने एस्टिमेट्स को पीसेस में ब्रेक करें। जैसे हम प्रोजेक्ट को भी कहते हैं ना कि हम प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक करें, इसी तरह ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि पूरे प्रोजेक्ट की एक साथ एस्टिमेशन देने के बजाय आप उन एस्टिमेशन को पीसेस में ब्रेक कर दें।
डिफरेंट स्मॉल चंक्स में ब्रेक करते हैं। उसके बाद आप हर पीस को इंडिविजुअली एस्टिमेट करें, यानी कि फीचर प्रोजेक्ट को फीचर में ब्रेक कर दें और उसके बाद हर जो है वो फीचर को इंडिविजुअली एस्टिमेट करें और फिर हर इंडिविजुअल फीचर का जो आपने एस्टिमेट दिया उसको कंबाइन करके एक टोटल फाइनल एस्टिमेट बना दें। दिस एस्टिमेशन अप्रोच इज आल्सो नोन एज बॉटम अप माइक्रो एस्टिमेशन मॉड्यूल बिल्ट अप बाय इंजीनियरिंग प्रोसीजर्स। और बहुत अदर और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है जिनसे हम इसको यूज कर सकते हैं। बॉटम अप स्ट्रेटेजी, बॉटम अप एस्टिमेशन, माइक्रो एस्टिमेशन और मॉड्यूल में बिल्ड अप। इसके हम एक एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरीके से ये काम हो रहा होता है। ठीक है, व्हाट्स एस्टिमेटेड, क्या आप एस्टिमेट कर रहे हैं। और जब आप एस्टिमेट करेंगे फीचर और टास्क की तो साइज, एफर्ट और फीचर्स। और अगर आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहे हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपकी पूरी एप्लीकेशन को आपने टास्क में ब्रेक कर दिया और उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। उसमें आप क्या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के थ्रू आप क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, एफर्ट, टोटल एफर्ट कितने लगेंगे। और अगर आप बेस्ट और वर्स्ट केसेस निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो उसमें आप क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, एफर्ट एंड स्केड्यूल। साइज ऑफ प्रोजेक्ट, फीचर और टास्क बेस अगर आप कर रहे हैं तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों यूज होंगे। अगर आप WBS यूज कर रहे हैं तो WBS स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए वर्क को ब्रेक स्ट्रक्चर बनाना इज नॉट अ सुटेबल सिनेरियो। सो अगर प्रोजेक्ट का साइज मीडियम टू लार्ज है तो उसके लिए फिर आप WBS यूज कर रहे होंगे। एंड बेस्ट एंड वर्स्ट केस डेविएशन के लिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों टाइप्स के प्रोजेक्ट यूज हो सकते हैं। डेवलपमेंट स्टेज, अगर फीचर और टास्क की हम बात कर रहे हैं सो अर्ली से लेट, मिडिल से लेट, यानी कि अर्ली से लेकर एट तक, स्मॉल लेट तक स्मॉल प्रोजेक्ट्स की आप फीचर बाय फीचर डिकम्पोजिशन कर रहे होंगे। और मिडिल से लेट में मीडियम एंड लार्ज प्रोजेक्ट जो है उनकी आप जो है वो डिकम्पोजिशन कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और टास्क। और जब आप WBS की बात कर रहे हैं तो WBS की एस्टिमेशन डिकम्पोज कब होगी, आपके अर्ली स्टेट से लेकर मिडिल तक, यानी कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब आप उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएंगे और जब तक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट नहीं होता आप जब तक उसको एस्टिमेट कर रहे हैं। और बेस्ट केस और वर्स्ट केस जो स्टैंडर्ड डेविएशन से आ रहे हैं उसमें अर्ली टू लेट और मिडिल टू लेट दोनों जो है फेजेस में आप यूज कर रहे होंगे। और ये तीनों जो है वो दोनों आइटरेटिव और सिक्वेंशियल दोनों टाइप के प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे होंगे। और एक्यूरेसी जो है वो फीचर और टास्क की मीडियम टू हाई होगी, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में मीडियम होगी और बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस में भी मीडियम होगी। अच्छा, यहाँ फिर उन्होंने एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, कैलकुलेटिंग एन एक्यूरेट ओवरऑल प्रोजेक्ट केस। ठीक है, सीन क्या है, टीम की मीटिंग चल रही है जो वीकली मीटिंग होती है, उसमें आप एक एस्टिमेटर है। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं अपने टीम से, वी नीड टू क्रिएट एन एस्टिमेट फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसके लिए हमने एस्टिमेट क्रिएट करना है। आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज हाउ इम्पोर्टेंट एक्यूरेट एस्टिमेशन इज टू दिस ग्रुप। ठीक है, अब वो आप क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम कितने एक्यूरेट एस्टिमेट दे रहे हैं इस करंट जो न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है इसकी एफर्ट, स्केड्यूल और टाइम वगैरह सब निकालने के लिए हमारे एस्टिमेट्स कितने जो है वो एक्यूरेट हैं। सो आई एम बेटिंग अ पिज्जा, Pisa learns that I can create a more accurate estimates for this project that you can। ठीक है, आपने टीम को एक चैलेंज दिया कि हम दोनों जो है वो एस्टिमेशन करते हैं नए प्रोजेक्ट की, मैं भी करूंगा और आप भी करें। ठीक है, और अगर मैं मेरे एस्टिमेट ज़्यादा एक्यूरेट आए ओरिजिनल जो जब प्रोजेक्ट रन होगा तो मैं आपको पिज़्ज़ा लंच जो है वो थ्रो करूंगा। इफ यू विन आई विल बाय द पिज़्ज़ा, अगर आप जीत गए तो मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाऊंगा और अगर मैं जीत गया तो फिर आप मुझे पिज़्ज़ा खिलाएंगे। ठीक है, तो टीम ने कहा ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब दो अलग अलग सिनेरियो पे जो है वो एस्टिमेशन होगी। ठीक है, आपने क्या किया, जो टीम ने क्या किया, उन्होंने सिमिलर पास्ट प्रोजेक्ट से इंफॉर्मेशन ली और क्या चीज डिटरमाइन की, दैट द प्रोजेक्ट टुक 18 स्टाफ वीक्स।
हिस्टोरिकल डाटा को आपने देखते हुए कहा कि आपके प्रोजेक्ट ने 18 स्टाफ वीक्स लिए थे, इससे सिमिलर एक लास्ट पास प्रोजेक्ट में। सो यू एस्टिमेट दैट दिस प्रोजेक्ट इज 20% लार्जर, और ये वाला प्रोजेक्ट उस प्रीवियस प्रोजेक्ट से 20% बड़ा है इन टर्म्स ऑफ स्कोप और साइज। सो यू क्रिएट अ टोटल एस्टिमेट फॉर 22 स्टाफ वीक्स। ठीक है, आपने क्या किया, आपने हिस्टोरिकल डाटा को यूज करते हुए आपने जो है एस्टिमेट किया कि इस प्रोजेक्ट में अबाउट 20% जो है वो फीचर ज़्यादा है या 20% बड़ा प्रोजेक्ट है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट में, लास्ट प्रोजेक्ट में 18 स्टाफ वीक्स लगे थे, इस प्रोजेक्ट में कितने लगेंगे, 22 स्टाफ वीक्स। तो आपने क्या किया, एक ओवरऑल एस्टिमेट दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है, टीम क्या कर रही है, दोनों कंपैरिजन दिखा रही है। टीम ने क्या किया, फीचर बाय फीचर एस्टिमेशन की। ठीक है, इन्होंने कहा फीचर 1 में अप्रोक्सीमेटली हमें इतने वीक्स लगेंगे। अगेन ये भी हिस्टोरिकल डाटा यूज कर रहे हैं, लेकिन ये फीचर बाय फीचर कर रहे हैं। आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट एक सिंगल पॉइंट एस्टिमेट दे दिया। इस टाइप का सेम प्रोजेक्ट जो है वो हमने किया था जिसमें 18 वीक्स लगे थे। इस ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा जो है वो क्रिटिकल ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसमें जो है 22 स्टाफ वीक्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो और टीम इसके अगेंस्ट क्या कर रही है, सिंगल पॉइंट एस्टिमेट देने के बजाय आपकी टीम क्या कर रही है, आपकी टीम जो है वो फीचर बाय फीचर एस्टिमेशन कर रही है कि फीचर 1 लास्ट टाइम जो हमने डिलीवर किया था उसमें इतना था, तो ये थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है हम इसको 1.5 कर दें। तो टीम हर फीचर की अलग अलग एस्टिमेशन कर रही है। ठीक है, दोनों के एस्टिमेट तैयार हो गए। ठीक है, और टीम के एस्टिमेट्स कितने आए, 27 वीक्स। ठीक है, आपने क्या दिया था, 22 वीक्स, और जब हमने इन सबको ऐड किया तो ये क्या सम बन रहा है, 27 वीक्स। अ फ्यू वीक्स लेटर, ठीक है, कुछ दिन बाद, ठीक है, दोनों ने अपने एस्टिमेट लेके सेव कर दिए कि ये हमारे एस्टिमेट है। टीम के 27 वीक्स बन रहे थे, और आपने जो किए, मतलब जो किसी एक स्पेसिफिक जिसने जो है ये बेट लगाई थी, उन्होंने कितने दिए, 22 वीक्स, और टीम ने 27 वीक्स। ठीक है, आपने कहा ओ माय गॉड 27 वीक्स, आपके एस्टिमेट तो बहुत हाई हैं, बट लेट्स सी क्या होता है, हम पता चल जाएगा कि कौन सही है। कुछ दिनों बाद, नाउ दैट द प्रोजेक्ट इज डन, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वी नो दैट इट took a total of 29 staff weeks, और उसने कितने वीक्स लिए कंप्लीट होने पे, 29 staff weeks. Okay, it looked like your estimate of 27 weeks was optimistic by 2 weeks. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक थे, 2 वीक्स पीछे थे। ठीक है, आपने कहा कि आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, हम 27 वीक्स में कंप्लीट कर लेंगे, जबकि हुआ गया कि वो 29 वीक्स में कंप्लीट हुआ। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स बेस्ट केस ये कह रहे हैं हम, पॉजिटिविटी कह रहे हैं, विच इज एन एरर ऑफ 7%, जिसमें हमारे पास कितना एरर आया, 7% का। My estimate of 22 staff weeks was off by 7 staff weeks, but about 24%. यहाँ पे error कितना था, 24%. It looks like you win, so I'm buying the pizza. आप जीत गए, और मैं जो है अब पिज्जा आपको लंच मेरी तरफ से होगा। By the way, I want to see which of your good estimators cost me the pizza. Let's take a look at which detailed estimates were the most accurate. अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, मैं हार गया बेट, और मैं आपको जो है वो पिज्जा जो है वो लंच थ्रो करूंगा, लेकिन मैं आपके डिटेल में जाना चाह रहा हूँ कि आपका कौन सा, क्योंकि आपने तो फीचर बाय फीचर एस्टिमेट किया ना, तो कौन सा आपका जो है एस्टिमेट इतना एक्यूरेट है कि जिसकी वजह से मुझे, मैं हार गया। ठीक है, तो उसने कुछ मिनट्स लिए, और उसने सारे एस्टिमेट्स देखे, और सारे एस्टिमेट देखने के बाद उसने एक चीज आइडेंटिफाई की, ये रही। ठीक है, अब देखें, इन्होंने कहा कि फीचर 1 में इन्होंने एस्टिमेट किया कि 1.5 लगेगा, एक्चुअल कितना लगा, 3.0। तो एरर कितना आया, 50%। फीचर 2, 4.5 इन्होंने एस्टिमेट किया था, एक्चुअल लगा 2.5, एरर कितना आया, 80%। ठीक है, जिनके एस्टिमेट से इतना कम हुआ। फीचर 3 में लगा 3। ठीक है, 3, एक्चुअल में कितना कंप्लीट हुआ, 1.5, रॉ एरर 1.5 आया पॉजिटिव। फीचर 4 में इन्होंने कहा कि 1 लगेगा, 1 वीक लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना आया, 2.5, तो रॉ एरर कितना आया, -1.5। -1.5 तो नेगेटिव वैल्यूज है। नेगेटिव वैल्यूज क्या डिटरमाइन कर रही हैं कि आपने जो एस्टिमेट दिए थे वो बहुत क्या थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, और एक्चुअल में उससे ज्यादा लगा।
आपके एस्टिमेट आपने कम बताए थे और एक्चुअल टाइम ज़्यादा लगा, इसलिए माइनस में आ रहा है। और पॉजिटिव मीन्स कि आपने बहुत ज़्यादा कहा था, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच थी कि 4.5 लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो 2.5 वीक्स में कंप्लीट हो गया। तभी 4.5 माइनस 2.5, तो रॉ एरर कितना आया, पॉजिटिव 2.0। तो अगर हम इस इन एरर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर निकालें, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरर हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है, ये हमने जो किया, हमने कहा 27 वीक्स, बट एक्चुअल में लगे 29 वीक्स। और टोटल रो एरर कितने का आ रहा है, -2। और अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एरर देखें, दैट इज 46% एरर है। और जो आपके जो पर्सन था जिसने बेट लगाई थी, उसका कितना आ रहा था, 24%। बट 24% पे भी वो हार गया, और 46% के जो आपके पास काफी बड़ा जो मैग्नीट्यूड है, उसके बावजूद आपकी टीम जीत गई। ऐसा कैसे हुआ, इसकी कोई लॉजिक समझ में आ रही है आपको? एग्जाम्पल समझ में आ गई कि इसमें हो क्या रहा है? जी क्लास, समझ में आया कि इसमें यहाँ हो क्या रहा है? मुझे ये रीजन अगर कोई बता सकता है तो बता दे कि टीम में का जो ओवरऑल एरर रेट आया, दैट वाज 46%, और जो इंडिविजुअल पर्सन था जिसने सिंगल पॉइंट एस्टिमेट दिया, उसका एरर कितना आया, 24%। तो वो 24% एरर पे भी वो हार गया, और 46% एरर पे भी आपकी टीम जीत गई। तो इसके क्या रीजन है, आपके माइंड में क्या चीज समझ में आती है, कि ऐसा क्यों हुआ? जी क्लास, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? सो तो नहीं गए? ओके, मैं दिस इज 46% एरर मतलब फ्रॉम एनी पास्ट प्रोजेक्ट। नहीं नहीं, पास्ट प्रोजेक्ट नहीं, ये तो इसी प्रोजेक्ट का एरर है ना। पास्ट प्रोजेक्ट को यूज करते हुए आपने ये एस्टिमेट दिए फीचर बाय फीचर, लेकिन जब एक्चुअल ये प्रोजेक्ट रन हुआ तो उसके एक्चुअल एफर्ट दिए थे। तो आपने जो प्लान किया था, एस्टिमेट किया था, उस एस्टिमेट को आप अपने एक्चुअल एफर्ट से कंपेयर करने के बाद बता रहे हो कि रॉ एरर जो आपके पास आ रहा है टोटल, वो कितना है, दैट इज 46%। लेकिन 46% एरर के बावजूद आपकी ये टीम जीत गई। इनके एस्टिमेट ज्यादा एक्यूरेट है। हालांकि एरर रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कहा था 27, और एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट को लगे 29 वीक्स। जबकि वहां पे जो सिंगल पॉइंट एस्टिमेट दिया था जिस पर्सन ने, उसका एरर रेट 24% था। बट कम एरर रेट पे भी वो बंदा हार गया, और ज्यादा एरर रेट पे 46% पे आपकी टीम जीत गई। तो ऐसा कैसे हुआ, क्या रीजन है? कैसे? वहाँ पे एक्चुअल एफर्ट आई भी 1.5, और अगर प्रोडक्ट के अंदर फीचर रेट की ही ज़रूरत थी ज़्यादातर,
और यहाँ पे उसने कम मेहनत करी है बनिस्बत उसके, तो प्रोबेबिलिटी है कि आ जाएगी। नहीं बेटा, हम यहाँ पे फीचर बाय फीचर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जिनके एस्टिमेट या जो रॉ एरर है वो माइनस पे जा रहा होगा, और कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव साइड पे जा रहे होंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो कैंसिल आउट की वजह से जो ओवरऑल है दैट इज गोइंग टू -2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे -1.5 + 1.5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2.0 -2.0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमने फीचर वाइज ब्रेकिंग की है। हम पूरे प्रोजेक्ट के ओवरऑल एस्टिमेट नहीं दे रहे, हम फीचर बाय फीचर कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई चीज़ हमने ओवर एस्टिमेट की हो, कोई चीज़ हमने अंडर एस्टिमेट की हो। तो जो चीज़ हमने ओवर एस्टिमेट की है उसकी एक वैल्यू आएगी, जो चीज़ हमने अंडर एस्टिमेट की है उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, लेट्स से ओवर एस्टिमेट हमने ये दिया 4.5 का। ठीक है, कि हमें लग रहा है कि ये फीचर 2 एस्टिमेटेड इट वुड टेक 4.5 स्टाफ वीक्स टू कंप्लीट, बट एक्चुअल में इसने 2.5 लिया। तो मैं 4.5 में से 2.5 माइनस कर दूंगी, मेरे पास क्या वैल्यू आई, 2.0 पॉजिटिव, बिकॉज मैंने ओवर एस्टिमेट किया था। और अंडर एस्टिमेट मेरे पास क्या होगा, मैंने कहा कि 5.1 में हमारे पास जो है वीक्स में ये कंप्लीट होगा, बस एक्चुअल में ये कितने पे हुआ, 3.5। तो मैं जब 1.5 से 3.5 माइनस करूंगी इट वुड -2.0। तो +2.0 -2.0 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचा। यानी कि एक चीज नेगेटिव पे गई, एक चीज पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो हम फिर 0 पे आ गए। फिर इसी तरह हमने यहाँ पे ये देखा -1.5 + 1.5, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, 0, यानी कि हमारे पास अब फिर एरर रेट 0 आ गया। तो कुछ चीजें जो आपस में प्लस माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कैंसिल आउट होने के बाद जो चीज बचेगी हमारे पास दैट है वो कोई एक 2.0 वैल्यू बचेगी। तो फीचर बाय फीचर एस्टिमेट का एडवांटेज ये हुआ कि कुछ फीचर्स जो हमारे ओवर या अंडर एस्टिमेट करने पे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कुछ एक्सटेंट तक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एरर रेट है वो मिनिमाइज हो जाएगा, और हमारे पास कितना आ गया, -2। तो ये 46 जो एरर रेट हमारे पास टोटल आ रहा था, अब कुछ वैल्यूज अगर ये सारी पॉजिटिव होती तो ये 46 ही रहता, लेकिन कुछ वैल्यू नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, जिसकी वजह से जब हम उनको ऐड करेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये 46 का एरर हमारे पास माइनस वैल्यूज की वजह से 7 पर आ गया, यानी कि अब जो टोटल हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो कितना, 7% का एरर है। इसी वजह से हमारी टीम विन कर गई। ठीक है, टीम, wow, that's interesting. Most of our individual estimates were not any more accurate than yours. ठीक है, जो इंडिविजुअल एस्टिमेट थे टीम के दैट वाज नॉट टू मच एक्यूरेट एज जो है हमारे पास वो इंडिविजुअल सिंगल पॉइंट के थे 24%। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फीचर ऐसे हैं 50%, 80%, 100% एरर, 60% एरर, 11% एरर, 33, लेकिन ये क्या है, फीचर में है। अब इनमें से कुछ चीजें माइनस में भी होंगी, कुछ चीजें प्लस में भी होंगी। जैसे ये 50% माइनस में है, ठीक है, और ये 33% प्लस में है, तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर हम इसके भी थ्योरी देखें, वाओ दैट इंटरेस्टिंग, मोस्ट ऑफ आवर इंडिविजुअल एस्टिमेट्स वर नॉट एनी मोर एक्यूरेट देन योर्स। ठीक है, टीम क्या कह रही है कि हमारे जो इंडिविजुअल एस्टिमेट्स हैं दैट वाज नॉट टू मच एस्टिमेट जैसे आपके थे। our estimates were nearly all wrong by 30 to 50%, और उससे भी ज्यादा। ठीक है, ऑलमोस्ट वो कह रही है, टीम खुद जो है ये चीज आइडेंटिफाई करी है कि हमारे जो इंडिविजुअल एस्टिमेट्स है उसमें 30 to 50% या उससे ज्यादा का एरर था। अवर एवरेज एरर वाज 46%, जो एवरेज एरर था वो 46% था, विच इज वे हायर देन योर एरर। आपका एरर कितना था, 24%, और हमारा एरर रेट कितना आया, 46%, but our overall error was still only 7% और yours was 24%। उस 46 में भी कुछ चीजें फैक्टर ऐसी थी जो नेगेटिव में थी और कुछ पॉजिटिव में थी। जब हम उनको सम अप करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ एक्सटेंड तक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वो 46% का एरर जो हमने सम अप किया जो इंडिविजुअल फीचर्स का था वो 7% पे आ गया। बट द जोक इज ऑन यू,
even though our estimates were worse than yours. हमारे कुछ एस्टिमेट्स आपके एस्टिमेट से भी ज़्यादा वर्स थे, क्योंकि आपका एरर रेट 24 आ रहा था और हमारा क्या है 50%, 80%, 100%, 60%, बट स्टिल यू आर बाइंग पिज्जा फॉर अस. Somehow the team estimates was more accurate than your estimates, even though their individual features estimate were worse. So how is that possible? So that is the answer. The law of large numbers. जब हमारे पास बहुत सारे लार्ज नंबर्स हैं, बहुत नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर सिंगल पॉइंट एस्टिमेट देने के बजाय आप क्या करें कि आप उसको ब्रेक करें मॉड्यूल्स में और इंडिविजुअल मॉड्यूल्स पे एस्टिमेट दें. ठीक है, हो सकता है इंडिविजुअल जो आपने एस्टिमेट दिए हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास एरर्स आ रहे हो, लेकिन कुछ नेगेटिव साइड पे जा रहे होंगे, कुछ पॉजिटिव साइड पे जा रहे होंगे, कहीं आप अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे, कहीं आप ओवर एस्टिमेट कर रहे होंगे. तो वो चीज़ें आपस में प्लस माइनस होके कुछ ना कुछ रिड्यूस होके आपके पास जो ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. ठीक है, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. The team estimate benefit from a statistical property called the law of large numbers. The gist of this law is that if you create one big mistake, अगर आपने एक बड़ी मिस्टेक कर दी, the estimate error tendency will be completely on the high side. अगर आपने एक बड़ी मिस्टेक कर दी तो error tendency high side पे होगी और completely on the low side. But if you create several smaller estimates, अगर आप बहुत सारी छोटी छोटी estimates करेंगे तो उसमें ये होगा कि अगर कुछ एरर्स आ भी रहे हैं तो कुछ हाई साइड पे होंगे और कुछ लो साइड पे होंगे. वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप सिंगल पॉइंट एस्टिमेट देंगे, ठीक है कि लास्ट टाइम हमारा 18 में हुआ था, अब 25 पे हो जाएगा, दैट इज सिंगल पॉइंट एस्टिमेट. अगर आपने यहाँ पे एक भी मिस्टेक कर दी, कोई एक मेन एलिमेंट मिस कर दिया, कुछ इशू हो गया, तो आप या तो कम्प्लीटली टोटली हाई साइड पे जाओगे या टोटली लो साइड पे जाओगे. कुछ एक होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो आप ओवर एस्टिमेट कर रहे होगे या अंडर एस्टिमेट कर रहे होगे, दोनों में से कुछ एक होगा. लेकिन जब आप स्मॉलर टर्म्स में डिवाइड करके उन फीचर्स को एस्टिमेट कर रहे होगे तो कुछ लो साइड पे जाएंगे, कुछ हाई साइड पे जाएंगे, और फिर जब आप उनको सम अप करोगे तो वो जो टोटल आपके पास लो और हाई है वो माइनस प्लस माइनस होके जो ओवरऑल आपके पास एरर टेंडेंसी बनेगी वो कम हो जाएगी. But if you create several smaller estimates, some of the estimation errors will be on the high side. कुछ एस्टिमेशन एरर हाई साइड पे होंगे और कुछ एस्टिमेशन एरर लो साइड पर होंगे. The errors will tend to cancel each other out to some degree. कुछ एरर्स एक दूसरे को जो लो और हाई साइड पे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे. Your team underestimated in some cases, but it also overestimated in some cases. So the error in the aggregate estimate would remain only 7%. In your estimates, यानी कि जो जिस बंदे ने सिंगल पॉइंट एस्टिमेट दिए थे, all 25% of the error was on the same side. वो पूरे के 24% सेम साइड पे थे, मतलब उसमें लो हाई कुछ नहीं था, ना उसने अंडर एस्टिमेट किया ना ओवर एस्टिमेट किया. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेकिन टीम ने बहुत सारे एस्टिमेट दिए और वो बहुत सारे एस्टिमेट्स एक्यूरेट नहीं थे. कुछ में ओवर एस्टिमेट हुआ, कुछ में अंडर एस्टिमेट, कुछ की नेगेटिव वैल्यू आई, कुछ की पॉजिटिव. लेकिन जब हमने उनको सम किया तो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एरर रेट था वो रिड्यूस हो गया. This approach should work in theory, and research shows that it also works in practice as well. ठीक है, टिप हमें क्या कह रही है? डिकम्पोज लार्ज एस्टिमेट्स इनटू स्मॉल पीसेस. जितने आपके पास अगर प्रोजेक्ट के एस्टिमेट्स और फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करें, सो दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, ताकि आप लॉ ऑफ लार्ज नंबर का एडवांटेज ले सकें. द एरर्स ऑन द हाई साइड एंड एरर ऑन द लो साइड कैंसिल ईच अदर आउट टू सम डिग्री. और जब आप इंडिविजुअल एस्टिमेट फीचर के एस्टिमेट करें तो कुछ एरर हाई साइड पे होंगे, कुछ एरर्स लो साइड पे होंगे, और हाई लो करके जब आप उसको मर्ज करेंगे तो कुछ चीज़ें एक दूसरे को अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे. तो जो कैंसिल आउट वाला सिनेरियो है उसकी वजह से आपके पास टोटल एग जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, दैट इज टिप अबाउट डिकम्पोजिशन. Decompose large estimate into small pieces so that you can take advantage of the law of large numbers. The error on the high side and errors on the low side cancel each other out to some degree.
ये एक स्लाइड हमने डिस्कस की है, ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें और ये एक टिप है, तो भी देख लें। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ लार्ज नंबर और इसका एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं। जी क्लास आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो? ओके क्लास में अटेंडेंस ले रही हूँ। जिसका नेम कॉल करूँ काइंडली वो अपनी अटेंडेंस चैट पे साइन कर दें। क्लास आवाज़ आ रही है? एक्चुअली मेरा सिस्टम कुछ हैंग हो गया, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। जी मैम आ रही है। तो क्लास आज की क्लास में हम जितना कवर कर लेंगे वो सब मिड में इंक्लूडेड होगा। ओके मोहम्मद जैन।
Mohammad Zain. Shuja Ahmed. Shuja Ahmed. Absent. Mubashir Hussain. Mubashir Hussain. Afnan Rauf. Mehboob Ahmed. Hussain Ishaq. Mohammad Hasnan. Mohammad Hasnan. Mohammad Fawaz. Mohammad Abdullah Arif.